नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कालसी में यमुना आरती की और घाट निर्माण का शिलान्यास किया। इस अवसर पर सीएम धामी ने घाट में जाकर पूजन किया और इस घाट से मां यमुना की आरती होगी। वहीं नमामि गंगे और एनडीडीए के द्वारा इसका निर्माण किया जाना है। इसको लेकर एनडीडीए के वाइस चांसलर वसीधर तिवारी ने बताया कि लगभग 14.5 करोड़ का इसमें निर्माण होना है। देखिए, निश्चित रूप से मां यमुना के किनारे खड़े होकर के आप देख रहे होंगे आज जन्माष्टमी है और जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हम लोग इस जो हरिपुरा गांव है इसमें एक घाट निर्माण का हम लोग शिलान्यास करा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से। और आने वाले समय के लिए निश्चित रूप से देखिए एक धार्मिक और पर्यटक दोनों स्थलों के रूप में ये विकसित होगा। और जो यहाँ का अगर हम कहें देहरादून से दूरी तो बहुत कम है और देश विदेश के पर्यटक भी यहाँ पर आएंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक और बड़ी शुरुआत सबसे बड़ी बात है बढ़ाने के लिए देहरादून से कुछ दूरी पर स्थित विकास में यमुना घाट का निर्माण यहाँ पर किया, यानी यमुना की अभियात्री जो आरती होगी वो यहाँ पर होगी। पूर्व में भी कह सकते हैं अधिकाल में जो आरतियाँ होती थी अधिकाल के समय में वो यहीं पर होती थी, लेकिन परंपरा टूट चुकी थी। लेकिन एक बार फिर ये परंपरा शुरू की गई है। माँ यमुना जी की आरती हरिपुर में होगी। हरिपुर का आदिकाल से बड़ा महत्व यहाँ पर आज इस जन्माष्टमी के दिन शुरुआत यहाँ पर की गई है। समझा जा सकता है कि हमारी सरकार काम कर रही है, उसी प्रकार आज यहाँ पर इसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है। पहले चरण में अगले चरण के लिए दिव्या यहाँ पर कहा जा सकता है कि ऐसे ही और नए डेस्टिनेशन को विकसित करने का काम हमारी सरकार कर रही है ताकि उत्तराखंड में जो पर्यटन वो लाभ यहाँ पर देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में आईटीबीपी के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह ने भेंट की। साथ ही उन्होंने राज्य में अर्धसैन्य बलों के शहीद जवानों के आश्रितों को भी राज्य सरकार की सेवाओं में नौकरी देने के निर्णय के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आईटीबीपी में उत्तराखंड से काफी संख्या में जवान हैं। उन्होंने कहा कि राज्य के प्राइवेट विलेज के लोगों की आर्थिकी को बढ़ाने में आईटीबीपी द्वारा हर संभव सहयोग दिया जाएगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला वर्षगांठ है। बता दें कि ऐसे में कांग्रेस से धूमधाम से मनानी जा रही है। साथ ही भारत जोड़ो यात्रा को वर्ष उत्सव मनाते हुए आगामी 30 जनवरी तक कांग्रेस प्रदेश कमेटी द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसके साथ ही कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान कांग्रेस के युवा और सीनियर लीडर द्वारा भारत जोड़ो यात्रा के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों के पोस्टर रिलीज किए गए। जैसा हमने बताया कि इसमें भारत जोड़ो पदयात्रा प्रत्येक जिले में सीनियर कांग्रेस के साथ मिलकर युवा कांग्रेस निकालेगी और साथ में ही खेल प्रतियोगिताएं, सांस्कृतिक कार्यक्रम, मोहब्बत की दुकान और कई तरह के क्विज कंपटीशन और फोटो प्रदर्शनी और कई तरह के इसमें कल्चर प्रोग्राम कर इसका जो संदेश जन जन तक देने का कार्य युवा कांग्रेस आगामी 3-4 महीने में करेगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को 1 साल आज पूरा हो गया है। इस मौके पर पार्टी ने देश के हर जिले में भारत जोड़ो यात्रा निकालने का ऐलान किया है। बता दें कि राहुल गांधी ने पिछले साल 7 सितंबर को भारत जोड़ो यात्रा की शुरू की थी, जिसमें राहुल गांधी पार्टी के कई नेताओं के साथ 4000 किलोमीटर से अधिक लंबी यात्रा की थी। वहीं इसको लेकर प्रदेश प्रवक्ता बीरेन्द्र सिंह बिष्ट का कहना है कि कांग्रेस के लोगों ने भारत को तोड़ने का काम किया और आज वह भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। कांग्रेस को पता होना चाहिए कि भारत पहले से ही जुड़ा हुआ है। जनता पार्टी को इस तरीके की बात करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारी पार्टी का मैटर है, हमारे देश का विषय है, हम इसको उठाएंगे। रही बात भारतीय जनता पार्टी को ये बताया ना, जब से देश आजाद हुआ इसको भारत के रूप में भी जाना जाता है और इंडिया के रूप में भी जाना जाता है। और हम सौभाग्यशाली उत्तराखंड के लोग कि भरत जो हमारे राजकुमार थे जिनके नाम पर भारत नाम पड़ा, वो हमारे ही कोटद्वार में कर्णाश्रम में पैदा हुए। और मैंने तो हमेशा भारत गणराज्य लिखा हुआ या इंडिया लिखा हुआ पढ़ा, लेकिन आज जो है क्योंकि गठबंधन का नाम इंडिया हो गया तो मोदी और बीजेपी के पेट में बड़ा दर्द है। वो कहते हैं कि जब भारत होगा इंडिया होगा ही नहीं।
तो जब से मोदी जी पैदा हुए या आने लोग हुए इंडिया के नाम से जानते थे, आज ही क्यों? देहरादून में इंडियन नेशनल कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला वर्षगांठ है। ऐसे में कांग्रेस इसे धूमधाम से मनाने जा रही है। बता दें, भारत जोड़ो यात्रा को साल उत्सव मनाते हुए आगामी 30 जनवरी तक कांग्रेस कमेटी ने विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करेगा, जिसमें पूरी जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता। के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का 1 साल पूरा हो चुका है और ऐसे में इसे एक वर्षगांठ की तरह या फिर एक उत्सव की तरह कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी अगर उत्तराखंड की बात की जाए तो तमाम कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है, क्योंकि अगर आज से बात की जाए तो आज से इस यात्रा का शुरुआत कन्याकुमारी तक से हुआ था और इसके बाद जो ये यात्रा है वो जम्मू कश्मीर में जाके ख़त्म हुई थी। तो 30 जनवरी को ये ख़त्म हुई थी। तो 30 जनवरी तक विभिन्न कार्यक्रम पूरे प्रदेश भर में चलाए जाएंगे, जिसमें पखवाड़ा है, साथ साथ जो यात्रा है, पद यात्रा निकाली जाएगी, कॉम्पिटिशन्स किए जाएंगे, क्विज कॉम्पिटिशन और तमाम जो भारत जोड़ो यात्रा के जो विभिन्न मुद्दे थे, चाहे वो बेरोजगारी हो और जो विभिन्न धार्मिक लोगों को या फिर जाति के लोगों को जोड़ना और साथ साथ जो विचारधारा है कांग्रेस की उसे जोड़ने के लिए ये यात्रा निकाली गई थी और उसी यात्रा को अब जन जन तक पहुंचाया जाएगा। क्योंकि कांग्रेस का ये मानना है कि जो ये राहुल गांधी की यात्रा थी काफ़ी सफल थी और जिसके कारण जो कर्नाटक का चुनाव है और हिमाचल प्रदेश का जो चुनाव हुआ था उसमें कांग्रेस को जीत मिली थी। तो उसी के तहत जो कांग्रेस जो भारत जोड़ो यात्रा का जो इम्पैक्ट पड़ा है लोगों पर उसे सफल बनाने के लिए और 1 साल पूरा होने के बाद ये वर्षगांठ बनाया जा रहा है और इसे धूमधाम से कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है, जिसके तहत आज 5 बजे से लेकर जो 7 बजे तक एक पदयात्रा कांग्रेस मुख्यालय से निकाली जाएगी और ये तमाम मुद्दे जो ज्वलंत मुद्दे हैं उत्तराखंड के, चाहे वो अंकिता भंडारी का मर्डर केस हो, बेरोजगारी हो, महंगाई हो या फिर आपदा को लेकर तमाम जो जिस तरह की जो हालत है प्रदेश की उसके चर्चा हो, तो तमाम मुद्दों को लेकर आज जनता के बीच जाएगी और ये जो भारत जोड़ो को एक वर्षगांठ की तरह, ये उत्सव की तरह जो ये कांग्रेस पार्टी बनाने जा रही है वो देखने वाली बात होगी। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। कॉर्बेट नेशनल पार्क के पखौरे रेंज में अवैध पेड़ों के कटान और अवैध निर्माण सहित वित्तीय अनियमितताओं में मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश अब दे दिए हैं, जिससे पूर्व कैबिनेट मंत्री कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तराखंड में राजनीतिक हलचल तेज होने लगी है। तो क्या उत्तराखंड के फायर ब्रांड नेता हरक सिंह रावत बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं? जी, हरक के लिए टेंशन की खबर उत्तराखंड की सियासत में नया पैगाम लेकर आई है, क्योंकि कॉर्बेट नेशनल पार्क के पाखरो रेंज में अवैध पेड़ों की कटान और अवैध निर्माण के साथ साथ वित्तीय अनियमितता के मामले में हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश जारी जो कर दिए हैं। जी, मामला तो जुड़ा है साल 2019 और 20 से, जब उत्तराखंड में बीजेपी की त्रिवेंद्र सरकार हुआ करती थी। तब उस दौरान पाखरो रेंज में टाइगर सफारी के लिए 106 हेक्टेयर वन भूमि पर काम शुरू हुआ था। तब इस दौरान बड़ी संख्या में पेड़ काटे गए। टाइगर सफारी के लिए करीब 163 पेड़ काटने की अनुमति थी, लेकिन मौके पर 6000 पेड़ों को काट दिया गया। मामला सुर्खियां बना। एनटीसीए यानी कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया, रिपोर्ट तैयार की, मामले में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की। इसके बाद वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, एनजीटी और उत्तराखंड वन विभाग ने भी अलग अलग अपनी जांच शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए नैनीताल हाई कोर्ट ने भी मामले का संज्ञान लिया और जांच के दायरे में तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत भी आए। खास बात यह है कि कुछ दिन पहले ही विजिलेंस की टीम ने तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी और अब एक बार फिर से सीबीआई जांच के दायरे में हरक सिंह रावत आ गए हैं। लेकिन इस मामले में एक और दिलचस्प मोड़ है। जब ये घटना हुई तब हरक सिंह रावत भाजपा की सरकार में वन मंत्री थे और अब जब जांच के आदेश हुए तो हरक कांग्रेस में हैं। सीबीआई जांच के आदेश होने के बाद राजनीति में हलचल होना लाजमी है। आलम यह है कि हरक कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बन गए हैं। ना निगल पा रही है कांग्रेस और ना ही उगल पा रही है। इस पर अभी टिप्पणी करना ठीक नहीं है। जांच हो, जांच में सब चीज निकलेगी। रही बात कांग्रेस के नेताओं की, तो ये जो घोटाला है ये बीजेपी की सरकार के टाइम का है और जो भी असर आएगा उसका असर बीजेपी पे जाना है। रही हरक सिंह जी की बात, तो मुझे इतना ही कहना कि उन पे
कई सरकारों ने कई किस्म के गंभीर आरोप आज तक लगाए और हमेशा वो साफ सुथरे बाहर निकल गए हैं। और इस प्रकरण में भी मुझे लगता है कि अधिकारियों पर, अन्य नेताओं पर बात जाएगी और हरक सिंह साफ सुथरे बाहर निकलेंगे। जैसे ही सीबीआई जांच के आदेश हुए, काकरो रेंज की घटना फिर से सुर्खियों में आ गई। इस बार याचिकाकर्ता अन्नू पंत ने हाई कोर्ट से सीबीआई जांच की मांग की थी, जिसके बाद बुधवार को कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश भी दे दिए। तो वहीं मौजूदा वन मंत्री सुबोध उनियाल दावा कर रहे हैं कि जांच में जो भी दोषी होगा बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की अलग जांच चल रही है, इसमें सीबीआई की जांच कर रही है, आपका एडीटी अलग जांच कर रही है और हमारी सरकार के द्वारा भी विजिलेंस को इस पूरे प्रकरण को सौंपा गया है। माननीय उच्च न्यायालय का निर्णय हुआ है सीबीआई जांच के लिए, निर्णय को आने दीजिए, परीक्षण करा लेंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो उच्चतम न्यायालय में जाकर के अपील भी करेंगे। पहले निर्णय का आने के बाद उसका परीक्षण कर लें, परीक्षण के बाद अगर लगेगा कि इसमें उच्चतम न्यायालय जाना है तो हम लोग अपील में जाएंगे। तत्कालीन वन मंत्री थे हरक सिंह रावत जी, जिनका नाम लगातार रिपोर्ट में आ रहा था, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट थी जो माननीय उच्चतम न्यायालय में सबमिट हुई, या जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में डायरेक्टर जनरल फॉरेस्ट की रिपोर्ट सबमिट हुई, उसमें भी उनका नाम आ रहा था, उस पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी। तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत जी के साथ केवल वन अधिकारियों का ही नहीं, शीर्षतम आईएएस अफसरों का जिक्र रिपोर्ट में हुआ है। जैसे तत्कालीन वन मंत्री हरक सिंह रावत का जिक्र सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी की रिपोर्ट में हुआ है कि किस तरीके से वो नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए ट्रांसफर कर रहे थे। सूत्रों की माने तो इस मामले में सरकार सीबीआई जांच से बचना चाहती है, क्योंकि अगर सीबीआई जांच हुई तो पूर्व वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत के साथ साथ शासन के कई बड़े अधिकारी जांच की रडार में आ सकते हैं। लेकिन सीबीआई के जिन से उत्तराखंड की सियासत में एक बार फिर से भूचाल के आसार हैं। तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेश विद्यार्थियों द्वारा जिन परियोजनाओं का कार्य किया जा रहा है उसकी समीक्षा की। बता दें, मुख्यमंत्री ने बैठक में अधिकारी को निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी विभागीय सचिव इस पर विशेष ध्यान दें कि इन्वेस्टर समिट शुरू होने तक विभिन्न परियोजनाओं के तहत काफी अच्छे ग्राउंडिंग हो जाए। राज्य में निवेश की तेजी से बढ़ावा राज्य सरकार की शीर्ष प्राथमिकता है और सभी विभागीय सचिव इसके लिए नियमित विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक करें। देहरादून में पतंजलि योग के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने पर्वतारोहण के एक नए रिकॉर्ड बनाया है। बता दें, बालकृष्ण ने हिमालय के अनाम शिखर पर पहुंचकर 17,500 फीट से अधिक की ऊंचाई पर स्थित हिमालय की 2 चोटियों को फतह किया है और कहा कि वहां पर आज तक कोई नहीं जा सका था। आपको बता दें, इससे पहले बिना अभ्यास के आचार्य हिमालय की 3 चोटियों को फतह कर चुके हैं। औद्योगिक विकास योजना 2017 के तहत हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए 11,064 करोड़ 53 लाख के अतिरिक्त आवंटन को केंद्र की मोदी सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है। बता दें कि इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है। इसके साथ ही भाजपा प्रवक्ता बीरेन्द्र सिंह बिष्ट ने प्रदेश को मिले इस औद्योगिक पैकेज के बारे में मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मार्गदर्शन में सभी हिमालयी राज्यों में अभूतपूर्व विकास कार्य हो रहे हैं। देखिए, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की विशेष कृपा उत्तराखंड राज्य पर रही है। वो हमेशा उत्तराखंड राज्य को तवज्जो देते हैं और यहाँ के विकास कार्यों को बढ़ाने में अपना पूरा योगदान उनका रहता है। अभी उनके द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा उत्तराखंड राज्य और हिमाचल राज्य को 1164 करोड़ रुपए का जो पूर्व में जो धनराशि थी उसको अलॉटमेंट किया गया है औद्योगिक पैकेज के लिए, जो 17 और 21 में 22 में जो औद्योगिक पैकेज के लिए राज्यों में काम हुआ है, नए उद्योग पंजीकरण हुए हैं, उनका स्थापन का काम हुआ है। इन सारे विषयों को लेकर 1164 करोड़ रुपए रिलीज किए गए हैं। ये निश्चित रूप से उत्तराखंड राज्य के लिए बड़ी गर्व की विषय है।
हरिद्वार जिले में अवैध खनन करके किए जा रहे अवैध भंडार की शिकायतों पर जिलाधिकारी धीरज सिंह गरवाल के निर्देश में बड़ी कार्रवाई की गई। जिलाधिकारी ने एसडीएम और खनन अधिकारी को निर्देशित किया कि सभी स्टोन क्रेशर के साथ साथ गली मोहल्ले हाईवे पर भी किए जा रहे हैं, जिसमें टीम बनाकर कार्रवाई करके अवैध भंडार की जांच कर रिपोर्ट बनाई जाए। जिसके बाद एसडीएम के नेतृत्व में प्रशासन की टीम ने सिडकुल हाईवे और अन्य क्षेत्र में लगभग 1 दर्जन अवैध भंडारण पर निरीक्षण कर कार्रवाई की है। से भादराबाद रोड पे अवैध भंडारण है। जिलाधिकारी महोदय ने उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जिला खानाधिकारी और मुझे, हम दोनों को इसमें संयुक्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। तो अब इसमें हम निरंतर कार्रवाई करके इसको अवैध भंडारण को पूर्णतः खत्म करेंगे। तराई पश्चिमी वन विभाग द्वारा अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के विरोध में ग्राम गुबरा के सैकड़ों ग्रामीणों ने वन परिसर डीएफओ कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। बता दें, ग्रामीणों ने अतिक्रमण के बात कहकर मनमाने तरीके से नोटिस देने की कार्रवाई पर धरना प्रदर्शन किया। इन लोगों ने जो गलत नोटिस जारी किया है, ये लोग जो है ग्राम गोबरा के प्लॉट नंबर 1 और 2 में बैठे हुए हैं। 1994 में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने जबरदस्ती इनको उजाड़ने की कोशिश करी थी। इन लोगों ने सिविल कोर्ट में मुकदमा दायर किया और सिविल कोर्ट ने इनको स्टे दिया कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को जबरदस्ती ना उजाड़े। हाई कोर्ट की भी ये आदेश है ना उजाड़े, परंतु जानबूझकर जो है इसको वहाँ की ज़मीन दिखा रहे हैं, जबकि ज़मीन गोबरा की है और ये कह रहे हैं कि यहाँ की ज्वालावन की है। जहाँ ये बैठे हैं, ये गोबरा में बैठे हैं, प्लाट नंबर 1 और 2 में बैठे हैं। इनके पास कोर्ट का स्टे है, हाई कोर्ट का भी आदेश है। उसके बाद इस आदेश को नहीं मान के जबरदस्ती इनको गरीब लोगों को बेदखल करना चाह रहे हैं। ये आज 20 लोगों को नोटिस जारी किया गया था। एक्चुअली ये लोग तो हमारे जो ज्वालावन कंपार्टमेंट नंबर 3 है उसमें बसे हुए हैं। ये लोग अवैध रूप से उन्होंने अतिक्रमण करके वहाँ पर रह रहे हैं ये लोग। लेकिन ये इनका कहना है कि हम लोग गोबरा में हैं, तो वो उसी पे बात हुई है। हमने अपना इनको नोटिस जो दिया था उसका इन्होंने अपना जवाब दिया है, उसका परीक्षण करेंगे और उसके बाद में तब अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। वहीं वाइल्ड लाइफ क्राइम के क्षेत्र में एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि एसटीएफ ने टाइगर के खाल और हड्डी के साथ 3 कुख्यात वन्यजीव तस्करों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान तस्करों के पास से बाघ की 2 खाल और 35 किलोग्राम बाघ की हड्डी बरामद की गई है। साथ ही एसटीएफ ने कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को जेल भेज दिया है और गैंग के अन्य साथियों की तलाश में जुट गई है। हमारी वो ऑर्गेनाइज क्राइम के विरुद्ध कार्रवाई करती रहती है। इसमें अलग अलग तरह के जो ऑर्गेनाइज क्राइम है उन पर कार्रवाई चलती रहती है। वाइल्ड लाइफ क्राइम भी एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका। तो पिछले आपको याद होगा लगभग 1.5 महीने पूर्व हमने एक टाइगर स्किन बरामद की थी उधम सिंह नगर से, और उस लीड पर कार्रवाई करते हुए हमने कल शाम को 2 टाइगर स्किन बरामद की हैं। 3 जो तस्कर थे इनको गिरफ्तार किया है। ये लोग ट्रक में ये टाइगर स्किन और टाइगर बोन्स को लेकर जा रहे थे और काफी बड़ी टाइगर स्किन है। ये पूरा वयस्क जो टाइगर था उसकी स्किन लगती है। इसमें जो लोकल जो वन चौकी है उसमें मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है और इन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही इनसे पूछताछ करने पर जो इसका संबंध है, जो पूर्व में पकड़ा गया गैंग था उसी से रिलेटेड है। ये में हमारी वो ऑर्गेनाइज क्राइम के। उत्तराखंड में विधानसभा मानसून सत्र शुरू हो चुका है, जिसमें 8 सितंबर को अनुपूरक बजट पारित होगा। बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि कार्यमंडल की बैठक में 8 सितंबर तक सत्र चलना तय हुआ है। तो वहीं सदन में पेश हुए 11,321 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट को 8 सितंबर को सदन की कार्रवाई के दौरान पारित भी किया जाएगा। साथ ही विधायकों को पारित करने के दिशा निर्देश भी दिए जाएंगे। है कार्यक्रम होना है उसको हम लोगों ने निश्चित किया है, तो 8 तारीख तक अभी सत्र चलेगा। यही हुआ है बस। 8 तारीख को क्या क्या आएंगे, विधेयक आएंगे, किस तरह से बजट आएगा, बजट का पारण करना होगा, पारित करना होगा, तो इस तरह की चीज़ें अभी बातचीत हुई है। और असहकारी दिवस भी है क्योंकि फ्राइडे। उत्तराखंड के विकासनगर के उदियाबाग में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जहां अवैध शराब की बिक्री की सूचना पर पहुंची आबकारी विभाग की टीम के उप निरीक्षक के साथ लगभग 15 से लेकर 20 लोगों ने मारपीट की। बता दें, ग्रामीणों का आरोप है कि आबकारी विभाग की टीम के लोगों ने महिलाओं के साथ मारपीट की, जिसके बाद 15 से लेकर 20 लोग भी वहां आ गए, उन्होंने भी मारपीट की। तो वहीं आबकारी विभाग की टीम के द्वारा कोतवाली विकासनगर में इसकी तहरीर दी गई है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
हम लोग शराब की चेकिंग करने जा रहे थे, वहाँ पे सूचना मिली शराब बिक रही है मंदिर का आसपास है कि यहाँ पे शराब ना बिकनी चाहिए। तो हम लोग कहा कि भाई यहाँ शराब वराब मत पिलाना। तो हम इतने तलाशी के लिए हुए, इतने तो वो इकट्ठे हो गए, हावी हो गए, डंडा लाते गुस्से मारने लगे कि यहाँ चेकिंग करोगे तो बच के नहीं जाओगे। पर उन्होंने कौन कौन लोग थे वो? ये धर्मेंद्र नाम है, उसकी पत्नी है और 15-20 और बुला लिए उन्होंने। विश्व प्रसिद्ध गंगोत्री धाम में कृष्ण जन्म उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया, जहां तमाम क्षेत्र के स्थानीय देवी डोली मौजूद रहे और लाखों की संख्या में गंगोत्री धाम में भक्तों की भीड़ उमड़ी। जन्मोत्सव में गंगोत्री पंच मंदिर समिति द्वारा तमाम तरह की व्यवस्थाएं भक्तों के लिए की गई। गंगोत्री मंदिर प्रांगण में कीर्तन भजनों से कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाई जा रही है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पूर्व संध्या पर हरिद्वार में इस्कॉन ने नगर कीर्तन यात्रा निकाली। ये यात्रा देवपुरा गुरु मंडल आश्रम से शुरू हुई, जो रानीपुर मोड़ होते हुए शुभारंभ पॉइंट पर संपन्न हुई, जहां पर श्री कृष्ण जन्माष्टमी का महोत्सव भव्य रूप से मनाया जा रहा है। नगर संकीर्तन यात्रा में भगवान कृष्ण के भक्त और इस्कॉन के अनुयायी बड़ी संख्या में भगवान श्री कृष्ण के जय कार लगाते हुए, नाचते गाते भगवान का भजन करते हुए नजर आए। नगर से कीर्तन यात्रा में भगवान श्री कृष्ण और राधा के विग्रहों को एक रथ पर सजाकर आसन कराया गया। साथ ही यात्रा शुरू होने से पूर्व भगवान श्री कृष्ण की पूजा और आरती भी की गई। कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में इस्कॉन हरिद्वार के भक्तों द्वारा यह नगर संकीर्तन यात्रा निकाली जा रही है। ये नगर संकीर्तन यात्रा यहाँ देवपुरा से प्रारंभ होगी और शुभारंभ पॉइंट आर्य नगर तक जाएगी। वहाँ भगवान की आरती होगी और प्रसाद वितरण होगा। देहरादून में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की बधाई दी। बता दें, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने प्रदेश की जनता की खुशहाली की कामना की है। समस्त प्रदेशवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। भगवान कृष्ण आपके जीवन को खुशहाल रखें। भगवान कृष्ण जी का मंत्र कर्मण्येवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन, इस भाव के साथ सभी प्रदेशवासियों को जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। पहाड़ों की रानी मसूरी में जन्माष्टमी का पर्व बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है, तो वहीं मसूरी के सभी मंदिरों को भी सजाया गया है। बता दें, सुबह से भगवान श्री कृष्ण की विशेष पूजा अर्चना भी की जा रही है और लोग भी मंदिर में पहुंचकर श्री कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना करके आशीर्वाद ले रहे हैं। इसी दौरान मसूरी के राधाकृष्ण मंदिर के आचार्य परशुराम भट्ट ने बताया कि प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी के अवसर पर मसूरी के सभी मंदिरों में कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बता दें, शाम के वक्त सभी मंदिरों में भजन संध्या आयोजित की जाती है। तो फिलहाल देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।